साथियों नमस्कार। आज इस मंच पर 7 इंडिया न्यूज के मंच पर डॉक्टर स्नेहवीर पुंडीर जी हैं और मैं बता दूं डॉक्टर स्नेहवीर पुंडीर जी, क्योंकि आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़े हैं और यहाँ छात्र संघ में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस समय आप दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज में राजनीति शास्त्र के विभाग अध्यक्ष हैं और चूंकि तमाम पॉलिटिकल जो उत्तर भारत की राजनीति है उस पर लगातार एनालिसिस करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, अभी जो इस समय पूरे देश में जो बवाल चल रहा है, एक सप्ताह पहले जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में बोलते हैं, दरअसल मसला ये था कि संविधान सभा पे सब लोग बोल रहे थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, तमाम सांसद। तो चूंकि संविधान में बोल रहे तो ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम ना हो। तो जब लगातार नाम ले रहे थे तो जब बोलने का नंबर आया गृह मंत्री जी का तो उन्होंने 6 बार कहा। उन्होंने कहा कि ये फैशन सा हो गया है, अम्बेडकर 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 6 बार बोला उन्होंने। बोले इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग मिलता। तो उन्होंने तो कह दी ये बात, लेकिन अब ये हालांकि जो पब्लिक डोमेन में बातें हैं तो लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये जानबूझ के एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ये वाच किया गया कि संविधान अगर बदलना पड़े तो क्या स्थिति है देश की, देश क्या चाहता है। अभी हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में तत्काल ये कहा कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, लेकिन वो तो संसद का बयान था, वो तो संसद में जो लाइव होता है वो था, वहाँ तो किसी छेड़छाड़ करने की कोई हैसियत भी नहीं है ना कोई। और अगर छेड़छाड़ भी करेगा तो सत्ता पक्ष करेगा, विपक्ष को तो ऐसे छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। उस दिन से लगातार चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे MK स्टालिन हो तमिलनाडु में, चाहे सिद्धमरैया हो, मतलब जितने भी कांग्रेस शासित राज्य है तमाम जगह पूरा बवाल चल रहा है। पहले तो ये मांग थी कि गृह मंत्री माफी मांगे, अब एक मांग शुरू होगी कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। तो क्या लग रहा है डॉक्टर साहब आपको, आप तो लगातार एनालिसिस करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया है या जानबूझ के स्वयं उनके मुंह से ऐसी बात निकली है, जैसे बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई जैसा उन्होंने बयान दिया उससे ये लगा उनकी भाषा से कि वो कितने इरिटेट हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर। राजेश सर, मुझे लगता है कि राजनीति में बहुत बार ना चाहते हुए भी अगर आपने कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया वो आपके लिए भारी हो जाता है, और तमाम बार ऐसा हो चुका है। जो गृह मंत्री का ये स्टेटमेंट है तो ये तो वो समझ सकते हैं कि उन्होंने जो है ये जानबूझकर दिया है, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है, या अनजाने में वो इसे बोल गए और जो है वो पब्लिक के बीच में एक विषय बन गया। लेकिन इतना जरूर आप मानिए कि वो बोल गलत गए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निसंदेह इस देश में एक ऐसा नाम है जिन्होंने इस देश की एक बड़ी आबादी को सम्मान दिलाने का काम किया। तो बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ किसी को ये गलत फहमी है कि केवल उन्होंने दलितों के लिए काम किया, उन्होंने इस देश में महिलाओं के लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम किया। अगर भारतीय संविधान का हम अध्ययन करेंगे तो जो अधिकार महिलाओं को मिले हैं उसमें भी डॉक्टर अम्बेडकर का बड़ा योगदान है। तो एक बात तो ये कि डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में सम्मानित नाम है, और अमित शाह जी का जो वो स्टेटमेंट हुआ, जाने या अनजाने, लेकिन उससे जो है बड़ा नुकसान इस स्टेटमेंट ने कर दिया है। इसे अब ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। राजनीति में जो नुकसान आपका, बहुत बार आपको फ़ायदा भी ऐसे ही मिलता है बाई चांस, लेकिन बाई चांस ही फिर नुकसान भी होता है। तो ये जो नुकसान है, मुझे लगता है इसकी भरपाई बहुत मुश्किल होगी। तो अमित शाह जी के लिए व्यक्तिगत रूप से आप मानिए कि एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए भगवान के समकक्ष ही है डॉक्टर अम्बेडकर, तो उस पूरे वर्ग ने इस स्टेटमेंट को सुना है। सामान्य बातचीत भारत का बहुत आम आदमी नहीं सुनता है, लेकिन जब कोई ऐसा इशू आता है तो उस सारे वर्ग ने ये चीज़ सुनी होगी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये एक बड़ा नुकसान किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले अगर हम बीजेपी की बात करें तो आपको याद होगा कि बंगारू लक्ष्मण एक बार होते थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे भाजपा के। तो एक वीडियो वायरल हो गई थी कि 1 लाख रुपए देने का उनका आरोप लगा था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद में अभी तक फिर वो दिखाई नहीं दिए भाजपा में।
थिंक टैंक माने जाते थे गोविंदाचार्य, उनके साथ भी एक छोटी सी घटना हुई थी। जी। संजय जोशी जी संगठन महामंत्री रहे बहुत कम उम्र में, और वो इतने प्रभावशाली थे कि जब एक मसला पाकिस्तान में हुआ था, लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो पाकिस्तान चले गए थे, तो वहाँ जिन्ना की मजार पर गए थे, उन्होंने वो पूरा गुणगान किया था। तो जब ये वापस आए तो चेन्नई में अधिवेशन हुआ भाजपा का, तो संजय जोशी वो शख्स थे कि उन्होंने इस्तीफा लिया था अधिवेशन के अंतिम दिन, और उन पे एक आरोप लगा सीडी का। हालांकि बाद में सीबीआई जांच हुई तो वो बरी कर दिया, लेकिन उसके बाद आज तक वो भाजपा की मुख्य धारा में नहीं थे। तो ये जो गृह मंत्री जी का बयान है, चाहे वो जानबूझ के एक्सपेरिमेंट हो, जैसे लोग पब्लिक डोमेन में बात आ रही है, लोग आरोप लगा रहे हैं, और चूंकि ये सब वीडियो लोगों के पास चलेगी, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इस वीडियो से जो पब्लिक डोमेन में चल रही है इस समय, जो आक्रोश चल रहा है, अभी तक बीजेपी की ओर से कोई माफीनामा नहीं कहा गया, सिर्फ ये कहा गया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दूसरी ओर प्रकाश अंबेडकर जो पुत्र हैं अम्बेडकर जी के, वो लगातार आक्रोश में हैं और वो सीधे कह रहे हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। उन्होंने एक प्रसंग लालकृष्ण आडवाणी का ही बताया कि आडवाणी जी भी एक बार कुछ मामला था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था कि जब तक मुझ पर आरोप है मैं इस्तीफा देता हूँ, जब आरोप से मुक्त हो जाऊंगा तो फिर मुख्यधारा में आ जाऊंगा, तो फिर आ गए थे वो। तो ये जो आक्रोश है लोगों का, क्या बीजेपी से गंभीरता से ले रही है, और नहीं लेगी तो क्या निकट भविष्य में इससे कुछ नुकसान की संभावना है? देखिए राजेश सर, बीजेपी इसे गंभीरता से तो ले रही है, लेकिन फिलहाल की कंडीशन ये है कि बीजेपी का मतलब तो दो नेता हैं, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। भले ही बाकी नेताओं ने अपनी महत्ता सिद्ध की है, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये मानिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता की और तमाम नेताओं की समझ में ये आ भी रहा हो कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और पार्टी को इस पे जो है थोड़ा रक्षात्मक रूप ले लेना चाहिए, तो लेकिन लेगा कौन? किसी की इतनी हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि वो गृह मंत्री के खिलाफ ऐसी बात कर पाए। तो एक तो ये कि बीजेपी इसे गंभीरता से ले रही है और बीजेपी इसको समझ गई है कि इससे हमारा नुकसान हुआ है। वो बात अलग है कि अच्छा देखिए, अगर देखा जाए तो ये तो संगठनात्मक मसला है। असल में तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस पर कोई भी स्टेटमेंट देना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहना चाहिए भाई आपने नुकसान किया है, आप बैक आइए या आगे जाइए। लेकिन आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्षों की क्या औकात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो नुकसान तो है, लेकिन आप मानिए कि पार्टी में किसी की ये हैसियत नहीं है कि कोई ये बोल पाए कि इससे नुकसान हो गया है। एक जो बात है कि साहब अमित शाह जी मुझे लगता है पहले से भी आम आदमी की बहुत ज़्यादा पसंद के नेता नहीं रहे हैं। जिस भी अपने समीकरण से वहाँ बैठे हैं वो है, लेकिन आम आदमी की पसंद से वो नहीं। सर अभी 2024 में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो हम लोग देख रहे थे लगातार उत्तर प्रदेश में एक अलग पब्लिक डोमेन में गुस्सा था। यहाँ चुनाव यहाँ योगी जी वर्सेस अमित शाह चुनाव हो गया था, मतलब ये कोई प्रमाणित नहीं है, कोई हम ऑन दी बोर्ड बात नहीं कर रहे, लेकिन जैसा लोग लगातार बोलते थे वो योगी जी के पक्ष में नारेबाजी करते थे और अमित शाह के पक्ष में वो जो है विरोध करते थे। तो अभी उसका हालांकि उसका असर पड़ा भी है। जब 2014 की बात होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन की, तो इसी उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीट बीजेपी पा जाती है। जब यह 2019 का चुनाव होता है तो 80 में से 63 सीट बीजेपी पा जाती है। लेकिन जब 2024 का चुनाव आता है तो बीजेपी जो 400 पार का दम भर रही थी, लगातार पूरा मूवमेंट चल रहा था, भगवान राम की प्रतिमा को लेकर भी पूरा सब बनाना हो गया, मंदिर भी लगभग बनकर तैयार हो गया, तो वो क्या वजह थी कि बीजेपी 35 सीट नहीं ले पाई, 33 सीटों पर बीजेपी अटक गई। तो क्या लग रहा है आपको कि वो आक्रोश था अमित शाह के खिलाफ, योगी के पक्ष में था? बिल्कुल था राजेश सर, मेरी और आपकी कई बार इस पे बात हुई थी और तब भी मैंने एक बात कही थी कि आप ये देखिए भाजपा में और पूरे देश में एक नारा जो चलता था वो चलता था मोदी और शाह। ये इन दो नेताओं की जोड़ी है जो बीजेपी को आगे लेके जा रही है और पार्टी इन्हीं के दम पे सफल हो रही है। आपके भी और मेरे भी याद नहीं है कि वो नारा कब बदल के मोदी और योगी हो गया। तो मेरा ये मानना है कि किसी ईमानदार व्यक्ति का और जो थोड़ा बेहतर व्यक्ति है उसका राजनीति में आना तो मुश्किल है और किसी महत्वपूर्ण पद के ऊपर पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वो पहुंच जाता है तो उसके बाद लोग उसको लाइक करते हैं।
योगी के मसले में हम इसे पूरी तरह देख सकते हैं कि योगी जी के खिलाफ जो एक मसला चला था लोकसभा चुनाव में कि साहब लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही ताकतवर होकर आई तो गुजरात के दोनों बड़े नेता जो हैं वो योगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हटा दिया जाएगा। वो गुस्सा लोगों के बीच में था और उसका जवाब उत्तर प्रदेश ने दिया भी। और उसके बावजूद फिलहाल तक आप देखिए कि योगी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग स्टेट्स में योगी आदित्यनाथ की डिमांड है और जहां योगी का ग्राफ बढ़ रहा है, अमित शाह का ग्राफ आप देखिए कि डाउन आ रहा है लगातार। ये जो जिस घटना के ऊपर हम बात कर रहे हैं ये तो अकस्मात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो योगी का ग्राफ अप की तरफ है और अमित शाह का ग्राफ डाउन की तरफ है। तो वो गुस्सा भी था और उस गुस्से का परिणाम भी आया था और ये जो स्टेटमेंट है इसका तो बड़ा नुकसान अमित शाह जी को भुगतना पड़ सकता है। सर मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, तो आज बनारस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस काम से आए होंगे, तो जिस रास्ते से उनका कारवा गुजरना था उसी रास्ते से, क्योंकि बसपा का ये राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन था, उसी रास्ते से बसपा का कारवा गुजरा, तो पुलिस की हिम्मत नहीं हुई उस कारवा को रोकने के लिए, रोका नहीं गया। एक सर दूसरा सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी में आते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, तो तेजस्वी यादव एक नारा देते हैं पलटू राम, कि वो अपने जहां उन्हें लाभ मिलता है वो कहीं भी कभी पलट सकते हैं। तो क्या आपको सर ऐसा लग रहा है, अभी हम 2 दिन से लगातार लुका छुपी जो पब्लिक डोमेन में कुछ न्यूज आ रही है कि रात में तेजस्वी यादव जाते हैं निजी कार से, वो सचिवालय में किससे मिलने जाते हैं, वो किस बड़े लीडर से मिलने जाते हैं। दूसरा, बिहार में और कर्नाटक में लगातार सॉरी बिहार और आंध्र प्रदेश में लगातार जो ये जो प्रकरण हुआ है संसद का, उसको लेकर लगातार पॉलिटिकल दबाव डाला जा रहा है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर। दूसरा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हम मूवमेंट चल रहा है, वहाँ चिराग पासवान को लेकर विरोध चल रहा है और नीतीश कुमार जी को ये प्रेशर दिया जा रहा है कि इसका मतलब अगर आप नहीं बोलोगे, रिजाइन नहीं करोगे, तो इसका मतलब आप भी इसमें शामिल हैं। अभी चुनाव भी है बिहार में, तो क्या लगता है कि इसका कोई असर, क्या नीतीश कुमार बाजी पलट सकते हैं या पलट सकते हैं, और अगर वो हट सकते हैं तो कितना बड़ा नुकसान भाजपा को हो सकता है? राजेश सर, ऐसे तो मुझे लगता है राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है और छोटी छोटी सी जो घटनाएं हैं वो बड़ा परिणाम अपना दे के जाती हैं। अभी हम कहें कि साहब इंडिया गठबंधन अगर किसी तरीके से नीतीश कुमार को रोक जाता तो परिणाम देश का कुछ और हो सकता था। तो इसी तरीके से अगर हम ये माने कि साहब अगर उत्तर प्रदेश में भी इतना ही प्रचंड बहुमत भाजपा के पक्ष में आ गया होता और जो 400 पार का नारा था वो हो गया होता, तो शायद उत्तर प्रदेश का समीकरण कुछ और हो जाता और जैसा कि बहुत लोगों का अंदेशा था कि मुख्यमंत्री बन जाते। इसमें भी हमें लगता है कि देखिए चुनाव में बिहार में ये जो संसद में दिया गया स्टेटमेंट है ये एक इशू तो रहेगा और कोई भी नेता इस नुकसान को बर्दाश्त करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ा हुआ है और केवल मैं दलितों की बात नहीं कर रहा हूँ, दलितों के अलावा भी एक बड़ा वर्ग है तो इस स्टेटमेंट से असहमत हो जाएगा। अच्छा, मैं ये भी कहता हूँ, मैंने अपनी बात जोड़ी कि साहब चाहे ये स्टेटमेंट अनजाने में ही हो, लेकिन राजनीति में तो कोई किसी को मौका देता नहीं है। अमित शाह जी भी किसी को मौका नहीं देते, तो अमित शाह जी के स्टेटमेंट पे दूसरे मौका क्यों देंगे? तो वो भी राजनीतिक तौर पे इसका पूरा लाभ लेना चाहेंगे और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर चुनाव में नुकसान की बात बिहार में या कहीं भी लगती है तो समीकरण बड़े भी पलट सकते हैं। क्या लगता है सर, ये अभी तो बीजेपी हमें लगता है बहुत गंभीरता से नहीं ले रही, उन्हें लग रहा है कि ऐसी बहुत सारी पहले भी गलतियां हुई हैं, बीजेपी कुछ और ऐसा कर देगी कि जिससे लोग भूल जाएं। तो ये जो वीडियो पब्लिक डोमेन में चल रही है, जो लगातार आक्रोश फैल रहा है, उधर प्रकाश अंबेडकर जी का लगातार वो महाराष्ट्र में जो है, उनके साथ में उद्धव ठाकरे भी हैं, शरद पवार भी लगे हुए हैं, एनसीपी जो है, और क्षेत्रीय दल बहुत सारे हैं। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हेमंत सोरेन वहाँ लगातार कांग्रेस के साथ में इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। कर्नाटक की बात करें तो सिद्धरमैया जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार, तमिलनाडु की बात करें तो एम.के. स्टालिन लगातार इस बात को, हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ लगातार ये इशू है, उत्तरांचल में लगातार इशू है, उत्तर प्रदेश में लगातार इशू है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी ये इशू लगातार चल रहे हैं, राजस्थान में चल रहा है, ये मध्य प्रदेश में चल रहा है, बिहार में लगातार एक प्रेशर बनाने के दबाव चल रहा है पूरा बहुत ज़्यादा। कल एक बयान आया था बीजेपी के नेताओं की ओर से
कुछ बात थी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये सर माना जाए कि ये बयान जानबूझ के दिया गया या मुंह से निकल गया? इस बयान से देश के गृह मंत्री अमित शाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी व्यक्तिगत राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए सर, जितना दबाव विपक्षी दल बना रहे हैं, वो कितना बनाते हैं और कितना बना पाते हैं वो एक अलग इशू है। इससे अलग हटकर आप एक बात देखिए कि एक 20-25% मतदाता या 20-22% आप कहिए मतदाता एक ऐसा है जो डॉक्टर अम्बेडकर से खुद को डायरेक्ट जोड़ता है और वो जुड़ा हुआ महसूस करता है। उसको लगता है कि हमारे लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत कुछ किया है। अगर ये विपक्षी दल बहुत बड़ा प्रेशर नहीं भी बना पाए और वो जो मतदाता है उसके दिमाग में चला गया कि साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ फला नेता ने एक स्टेटमेंट दिया था। आप देखिए रिसेंटली अगर भारतीय राजनीति के परिदृश्य को हम देखते हैं तो कुछ लीडर्स ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट देने से बचा जाता है और उनमें से डॉक्टर अम्बेडकर भी एक नाम है। महात्मा गांधी के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट देने की कोशिश की गई, लेकिन एक समय के बाद पूरी राजनीति ये भाप गई, गांधी के खिलाफ स्टेटमेंट देना उनके लिए बहुत मुफीद नहीं रहेगा, इसलिए गांधी के खिलाफ भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। सरदार पटेल के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। मुझे लगता है डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ भी जो स्टेटमेंट है, अगर विपक्षी दल बहुत बड़ा प्रेशर नहीं भी बना पाए तो वो जो एक वोट बैंक है 20-22%, अगर वो ये मान के बैठ जाए कि हाँ ये हमारा विरोधी व्यक्ति है और इसने ये स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है कि ये बड़ा नुकसान उनके लिए व्यक्तिगत तो कम से कम हो ही गया। और अगर ये मैसेज उनके बीच में बड़ा चला गया तो राजनीति की जो संभावनाएं हैं राजेश सर, कल ये भी बात हम नहीं कह सकते कि बीएसपी भाजपा के पक्ष में ना आ जाए या बीएसपी कांग्रेस के पक्ष में ना आ जाए, लेकिन अगर ये आम मतदाता तक ये मैसेज जाता है तो बीएसपी या ऐसा कोई भी दल जो उस वोट बैंक के ऊपर खड़ा हुआ है, गठबंधन करने से पहले भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि किया जाए कि नहीं किया जाए। तो भले ही ये स्टेटमेंट अनजाने में दिया गया है, लेकिन इसका नुकसान तो उन्हें होगा। सर अगर 1 to 3 की बात करें तो इस समय सर योगी जी की स्थिति क्या है पूरे देश में, भारतीय राजनीति में, बीजेपी में? देखिए राजेश सर, अगर मुझसे ये बात आप कहलवाएंगे तो मुझे लगता है 1 to 3 में तो अगर आप ये कहना चाहें कि मोदी जी 1 और 2 पे योगी जी, मैं इस बात को भी नहीं मान रहा। मुझे लगता है जो ग्राफ अमित शाह का पब्लिक के बीच में था ही नहीं। नो डाउट नरेंद्र मोदी जी ने एक जबरदस्त विश्वास लोगों के बीच में पैदा किया था जब वो पहली बार आए हैं, और अभी तक भी सरकार को जिस भी मैनेजमेंट से, में फिर हमारी आपकी बात हो चुकी है, संगठन, और संगठन से भी बड़ा, सबसे बड़ा मुझे जो लगता है वो लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उनकी जो बैक है, उनकी जो आम आदमी के बीच में पकड़ है और जो उनका सरल रहन सहन है, आम आदमी को लगता है हमारे करीबी है, उसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। भाजपा का जवाब तो विपक्षी दल दे सकते हैं, संघ का जवाब नहीं दे पा रहा है। उस सारे मैनेजमेंट से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत हो सकता हूँ कि ग्राफ मोदी जी का भी डाउन है, भले ही वो इतना डाउन नहीं हो जितना अमित शाह का है, लेकिन मोदी जी का ग्राफ भी लगातार डाउन हो रहा है। आप उनका कॉन्फिडेंस भी देखिए, लेकिन मुझे भाजपा में ये जरूर लगता है कि योगी आदित्यनाथ का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप पहले दूसरे में तो मोदी जी को और योगी जी को रखिए, अमित शाह जी तो नो डाउट 3rd नंबर पे हैं। और अगर आप ऐसा कोई सर्वे कराएंगे तो फिर मानिए कि नितिन गडकरी भी उसमें शामिल हो जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान भी उसमें शामिल हो जाएंगे, फिर तमाम लोग मुझे लगता है अमित शाह जी से तो ऊपर आ जाएंगे, उनका नंबर 3rd नहीं आएगा, बहुत नीचे आएगा अगर पब्लिक के तौर पर। तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे इस प्रकरण पे, क्योंकि ये प्रकरण इस समय हॉट है, पूरे देश में धरना प्रदर्शन का दौर है। क्या राजनीति में क्या हो सकता है, राजनीति समीकरण का खेल है, कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं कि जब कोई नेता बहुत शीर्ष पर पहुंचा तो जाने अनजाने में गलतियां हुई और वो अर्श से फर्श तक पहुंचे हैं। तो हालांकि क्या होने वाला है इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर है डॉक्टर साहब बहुत विद्वान हैं, बहुत एनालिसिस करते हैं, चूंकि राजनीतिक शास्त्र इनका अपना इनका सब्जेक्ट भी रहा है, लगातार इस पर बात करते हैं। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह पूरे देश में आक्रोश है, लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
हालांकि दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली स्टेट में जो चुनाव है, अब इस चुनाव में बीजेपी किस नाम को लेकर उतरेगी, बीजेपी इसका क्या बचाव करेगी, इसका क्या काट होगा। दूसरी ओर चूंकि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे, वो चूंकि 3 बार मुख्यमंत्री हो चुके। सर अभी 2024 में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो हम लोग देख रहे थे लगातार उत्तर प्रदेश में एक अलग पब्लिक डोमेन में गुस्सा था। यहाँ यहाँ योगी जी वर्सेस अमित शाह चुनाव हो गया था। मतलब ये कोई प्रमाणित नहीं है, कोई हम ऑन बोर्ड बात नहीं कर रहे, लेकिन जैसा लोग लगातार बोलते थे वो योगी जी के पक्ष में नारेबाजी करते थे।